नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वेस्ट बंगाल फाइल्स। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही अहम मुद्दा माना जा रहा है पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए। आपको पता है पश्चिम बंगाल के में सत्ता परिवर्तन के करीब 22 दिन बाद आज जो है मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपना पहला मंत्रिमंडल का जो है वो विस्तार यहाँ पर कर लिया है। और लोक भवन में सुबह 11 बजे जो है वो 35 नए मंत्रिमंडल, आपको पता है 35 नए मंत्रियों को शपथ दिला दी जा चुकी है। और इसके बारे में अब जो अभिषेक है वो आपको विस्तार से बताएंगे। जी बिल्कुल नंदिनी, आपने एकदम सही कहा कि शुवेंदु अधिकारी सरकार ने अपने जो मंत्रियों का वो विस्तार कर लिया है। तो शुरुआत में जब उन्होंने शपथ ली थी शुवेंदु अधिकारी, उनके साथ 5 और मंत्रियों ने शपथ ली थी, टोटल यानी 6। अब ये 35 जो नए मंत्री हैं उन्होंने भी शपथ लिया है। टोटल जो संख्या पहुंच चुकी है वो पहुंच चुकी है 41। यानी जो पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा राज्य है और वहाँ जैसे 10 या 12 मंत्री के साथ आप सरकार चला नहीं सकते। और इन मंत्रियों में भी 3 कैटेगरी जैसे होती है कि आप स्टेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मिनिस्टर, इन 3 प्रकार में बांटा गया है। और इन सब के क्या क्या नाम है, कौन कौन मंत्री शामिल हुए हैं, इसमें हम आपको डिटेल्स में बताए जा रहे हैं नंदिनी। तो आपको बता दें कि सबसे पहले जैसा कि आपको पता था कि जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी ने शपथ लिया था, शपथ लेते ही उनके साथ में 5 जो नए मंत्री थे उन्होंने शपथ लिया था। उसके बाद टोटल जो 6 मंत्री थे कार्य जारी रखा था। और आज तारीख है 1 जून और आज के दिन जो कि लोक भवन में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। अब ये संख्या पहुँच चुकी है 41 के करीब। 13 कैबिनेट मंत्री हैं, 19 संयम राज्य मंत्री और 3 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। और इनके जो 13 कैबिनेट मंत्री हैं इनको जान लेते हैं। इसमें दीपक बर्मन हैं, तापस राय हैं, डॉक्टर शंकर घोष हैं, उसके अलावा मनोज कुमार हैं, गौरी शंकर घोष हैं, स्वप्न दास गुप्ता हैं, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय हैं, उसके बाद कल्याण चक्रवर्ती हैं, अजय हैं और दूत कुमार मंडल और अनूप कुमार दास। ये 13 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। उसके अलावा 19 राज्य मंत्री हैं और 3 स्वतंत्र प्रभार जो मंत्री हैं वो होते हैं। इन 35 नए मंत्रियों के शामिल होने के साथ जैसा कि मैंने बताया कि जो संख्या है अब 41 हो चुकी है। 91 संशोधन जो एक लागू हुआ था नंदिनी, उसमें कहा गया था कि आप 15% से ज़्यादा आप मंत्री नहीं रख सकते। यानी जो आपका विधानसभा सीट है जितने आपके, उस हिसाब से आपका 15% से ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन अभी बात करें तो वो अनुमानित संख्या 44 होनी चाहिए थी। मतलब अगर 15% के हिसाब से देखें तो अभी भी नंदिनी वो मतलब उससे फिर भी 4 कम है, यानी अभी 41 ही हुए हैं। और जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी सरकार पूरे एक्शन मोड में है, इसीलिए वो अपने जो कैबिनेट का विस्तार की और हर एक छोटे छोटे बड़े बड़े मुद्दे पर वो ध्यान केंद्रित करना चाहती है। एक सवाल ये उठता है कि 35 नई मंत्रियों को जो है, जैसा अभी अभिषेक ने बहुत विस्तार से बताया कि उनको शामिल कर लिया गया है। अब आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में या अब शुवेंदु सरकार में इन मंत्रियों को शामिल करने के बाद कुछ नए जो कह सकते हैं कि चैलेंजेस भी आने के मतलब आसार हैं? क्या चैलेंजेस भी इनको कुछ फेस करना पड़ सकता है? या जो इतने मतलब कैबिनेट के सामने अगर हम साफ शब्दों में कहें तो चुनौती भी अगर देखा जाए तो बराबर आई है, जिस तरीके से 35 मंत्रियों को शामिल किया गया है। तो क्या लगता है आपको कि क्या उनके सामने चुनौतियां जो है खासकर आएंगी? अब देखिए, क्योंकि इससे पहले 15 साल सत्ता पे काबिज थी टीएमसी ममता बनर्जी, उससे पहले 31 वर्ष थी दूसरी पार्टी CPIM। तो यानी कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बना रही है। तो बहुत सारे नए चैलेंजेस हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी बंगाल के अंदर, और बंगाल पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, भाषा अलग है। क्योंकि देखिए जो केंद्रीय नेतृत्व है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो तमाम नेता हैं, खासकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो बिहार से आते हैं। तो बंगाली भाषा थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि और जो सारे मंत्री हैं उनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं रहेगा। बात करें क्योंकि पहली बार सारे मंत्री बने हैं, क्योंकि इससे पहले भाजपा की सरकार ही नहीं थी ना, तो कहाँ से मंत्री बन जाएंगे? तो प्रशासनिक अनुभव, और इससे पहले जो सरकारें थी, जो डेब्ट की बात करें, कर्जे की बात करें, या जो अपने क्षेत्र के अंदर बहुत सारे कर्जे लिया है, कोई नया काम शुरू हुआ उस पर भी अब ठप पड़ा हुआ है, इन सब चीज़ को लेकर के जो पुरानी सरकार ने गलतियां की हैं उनको सुधारने में खासकर इन मंत्रियों को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इन फ्यूचर नंदिनी। लेकिन वही है कि हम जहाँ तक देख रहे हैं शुवेंदु सरकार और शुवेंदु अधिकारी जो है वो अपनी मंत्रियों को साथ लेकर चलते हैं
और उनकी हमेशा से पूरी यही कोशिश रहती है कि वो जितना हो सके जनता के हित में जो है वो कार्य लगातार करते रहें। जो पश्चिम बंगाल, जैसा कि अभिषेक ने बताया कि बहुत ज़्यादा कर्ज में जो टीएमसी सरकार है उन्होंने डुबा दिया था पश्चिम बंगाल को, तो अब उससे जो है मेन उनका लक्ष्य यही है कि पश्चिम बंगाल को उनको दोबारा से जो है कर्ज मुक्त करना है। जो कर्ज का जो एक दबाव है उसमें, कर्ज में जो डूबा हुआ है उससे निकालना है। अगर हम अगले अपने विषय की तरफ बढ़े अभिषेक, अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि टीएमसी के जो 10 नेता हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जी हाँ, टीएमसी के जो 10 नेता हैं उन्हें गबन और कह सकते हैं कि करप्शन, हम एक तरीके से कह सकते हैं साफ शब्दों में कि करप्शन के आरोप में उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया। अब आपको बताएं, बंगाल में वसूली और धमकी के आरोपों में 3 पूर्व विधायकों सहित 10 नेताओं को कुल गिरफ्तार किया गया है। इसमें तपन चट्टोपाध्याय हैं जिनको राहत सामग्री और फुटबॉल के गबन में जो है गिरफ्तार किया गया है। जो राहत सामग्री, खासकर जो कुछ ऐसी आपदा आ जाती है जिस समय सरकार राहत सामग्री देती है और उनका मेन ये लक्ष्य होता है कि वो लोगों तक, जनता तक उस राहत सामग्री को पहुंचाएं, लेकिन उसी को जो है उन्होंने गबन, उसी का जो किया है उसको कह सकते हैं घपला किया यहाँ पर, उसकी आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आपको पता है खोकन दास है जिन्हें प्रयागराज से अरेस्ट किया गया है। तीसरे असीत मजुमदार हैं जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पुलिस से मारपीट की थी, जिसके आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और पार्थ सारथी गुप्ता है जिन पर लक्ष्मी भंडार योजना में भ्रष्टाचार करने के से बड़े आरोप लगे हैं। तो अभिषेक, यहाँ पर ये कि इतनी ताबड़तोड़ जो गिरफ्तारियां हैं वो अभी बीजेपी सरकार करवा रही है टीएमसी। जी बिल्कुल, पूरे एक्शन मोड में है और इसको मैं और एक आगे लेके चलता हूँ, जिसके कारण टीएमसी वर्सेस बीजेपी इस समय पूरा पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज बात करें तो आज जो टीएमसी है वो पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। और ये जो प्रोटेस्ट है ये अभी रुकने वाला नहीं है, ये आज भी चलेगा और कल भी चलेगा। जो इसका नेतृत्व करेंगी वो कौन करेंगी? ममता बनर्जी। पूरे एक्शन मोड में है ममता बनर्जी भी। और दूसरी तरफ सरकार, यानी बीजेपी वर्सेस टीएमसी इस समय होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे एक तरफ विपक्ष प्रदर्शन करने जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इस प्रदर्शन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे कारण जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। आइए इसको डिटेल्स में पॉइंट वाइज समझते हैं। आखिर ये मामला है ये हो क्यों रहा है? टीएमसी और बीजेपी इतना ज़्यादा इस समय बंगाल में हो क्यों रहा है? जैसे आपने देखा होगा कि 1 या 2 दिन में सबसे ज़्यादा जो खबर ट्रेंडिंग में है वो है अभिषेक बनर्जी पे हुए हमले को लेकर के। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर थी, जो एक और थी, अभिषेक बनर्जी के ऊपर तो हमला हुआ था, उसके अलावा जो उनके और हैं कल्याण बनर्जी, उनके ऊपर भी हमला हुआ एक जगह पे। तो आइए इन डिटेल में समझते हैं कि अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, सोनपुर में हमला हुआ, अंडे पत्थर और जूते फेंके गए। वो पोस्ट पोल हिंसा प्रभावित परिवारों से मिलने जा रहे थे। उस एक वीडियो में मैं देख रहा था नंदिनी कि एक लड़का रहता है, पत्थर लिए रहता है, उनके ऊपर जो पुलिस होती है वो जो क्रिकेट वाला हेलमेट नहीं होता जो बैट्समैन बैटिंग करते हैं वो पहना दिया जाता है। फिर भी उनके ऊपर इस तरीके से हमला किया जाता है और जाके उनके ऊपर आई थिंक गाल पे, इधर पूरे जबड़े पे उनको चोट लगती है और वो सीधा उसके बाद हॉस्पिटल में वो जाते हैं, इसमें हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के टीएमसी कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश दिख रहा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के ऊपर जनता इतना आक्रोश क्यों? पता है इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से वो धमकी दे रहे थे कि जिस दिन टीएमसी सरकार आएगी एक एक को मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। दर्शकों ने भी देखा होगा कि वो अपनी बहुत, खासकर अपनी रैलियों में वो जितने आक्रामक बयान देते थे, जितने आक्रोश से अपनी जनता को संबोधित करते थे, खुद ही मारे खाए जो कहते हैं कि एक वार करते थे बीजेपी के ऊपर, शुवेंदु अधिकारी के ऊपर। तो इन सब का हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इन सब का जो गुस्सा था वो जनता के अंदर भर चुका था और हो सकता है कि इसी गुस्से को लोगों ने अपना, कह सकते हैं कि एक तरीके से भड़ास निकाली अपनी उनके ऊपर हमला करके। और अब इसी को लेकर जो है पूरे पश्चिम बंगाल में, जैसे कि अभिषेक ने बताया कि अभी बहुत आक्रोश का जो माहौल है यहाँ पर। टीएमसी जो है वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है और वो अभी भी लगातार अब जो है ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो धरने प्रदर्शन है, माफ़ कीजिएगा, वो होने वाला है। और जो एक आक्रोश हम कह सकते हैं कि बीजेपी के जितने भी सपोर्टर्स हैं या जिनको भी एक गुस्सा था उनके अंदर कि उनके साथ गलत हुआ पिछले 15 साल में, जो टीएमसी सरकार है, ममता बनर्जी है, उन्होंने उनका हक नहीं दिलाया जो पश्चिम बंगाल में उनको मिलना चाहिए था। एक तरीके से इसी चीज़ का जो आक्रोश है वो जनता टीएमसी के ऊपर, अभिषेक बनर्जी के ऊपर दिखा। ये बता दूं कि आज जो यानी 1 जून का तारीख है और आज हर ब्लॉक और वार्ड स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी है और कल 2 जून ममता बनर्जी कोलकाता के रानी रासमणी रोड पर धरना करेंगी। सोचिए, ममता बनर्जी
पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल तक वो सत्ता पे काबिज रही, आज वो रोड पर आने वाली हैं और रोड पर जाके धरना प्रदर्शन करने वाली हैं अपने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ। टीएमसी का दावा क्या है ये भी सुन लीजिए। पूरे बंगाल और देश भर में विरोध होना चाहिए। इसमें पुलिस का भी एक्शन हुआ है। सोनापुर में हमले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वीडियो फुटेज के आधार पे। यानी जो टीएमसी के जो महासचिव हैं यानी अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें पुलिस ने एक्शन भी दिखाया और न्यूट्रल होकर यानी जो लोग गलत करेंगे उनके साथ गलत होगा, यानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल जी। और टीएमसी के अंदरूनी बयान जो क्या कह रहे हैं, निलंबित टीएमसी नेता रिजू दत्ता का दावा है कि हमला करने वाले पूर्व टीएमसी सदस्य हैं। उन्होंने ममता बनर्जी की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है और बीजेपी ने इस पर पलटवार भी दिया है। नंदिनी, बीजेपी का कहना है कि ये टीएमसी की आंतरिक गुटबाजी और आपसी रंजिश है। जो प्रदीप भंडारी उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा, टीएमसी कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। पहले 323 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर चुप थे, अब रो रहे हैं। और ममता बनर्जी की जो बैठक थी वो रद्द कर दी गई। कालीघाट पर बुलाई गई टीएमसी विधायकों की अहम बैठक अचानक रद्द कर दी गई। यानी ये सब जो घमासान जाली है पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसके कारण जो एक तरफ मीटिंग रद्द हो रही है, जो उनकी बैठक थी वो रद्द हो रही है और टीएमसी वर्सेस बीजेपी पिछले एक हफ्ते में इस समय एक्सट्रीम लेवल पर जा रही है। नंदिनी, वहाँ का भी कह सकते हैं कि मेन जो मुद्दा है पश्चिम बंगाल में फिलहाल यही चल रहा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रत्यारोप और ये सब लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। बीजेपी वर्सेस टीएमसी, शुवेंदु वर्सेस ममता जो है वो वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अभी आगे इस चीज़ में क्या होता है वो भी हम आपको साथ साथ में अपडेट देते रहेंगे। अब अगर हम आते हैं अभिषेक, बांग्लादेश के मुद्दे पर अगर हम आए तो अभी भारत के सैन्य अभ्यास प्रगति से बांग्लादेश ने खुद को आउट कर लिया है जी। इस पर हाँ जी, देखिए ये मेघालय में होता था, ये सिर्फ बांग्लादेश अकेले नहीं आता, इसके अलावा भी जो 15 देश होते हैं वो आते हैं और यानी ये 30 तारीख को ख़त्म हो चुका। लेकिन इसमें जो बांग्लादेश की सरकार है वो अपना हाथ पीछे खेल ले कि भाई हम नहीं आएंगे। इसके पीछे जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हैं, इससे पहले तो बांग्लादेश हमेशा आती थी, क्योंकि इससे पहले जब शेख हसीना का दौर था, शेख हसीना देश की प्रधानमंत्री थी, तो भारत के साथ अच्छा संबंध था। लेकिन उनके जाते ही भारत का रिश्ता, जब से वहाँ के सत्ता का तख्ता पलट हुआ, जब से शेख हसीना वहाँ से कह सकते हैं कि भाग कर जब भारत आ गई, उसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्तों में वो थोड़ा सा जो है मनमुटाव आना यहाँ पर शुरू हो गया था। जी बिल्कुल। और इसमें 15 देशों को निमंत्रण भेजा गया था। शुरुआती चरण में बांग्लादेश की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई थी कि हाँ भाई हम आएंगे, इसमें शामिल होंगे। लेकिन इस तरीके से आप देखेंगे भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर बीजेपी वर्सेस बीएसएफ जवान जो आपस में एक दूसरे से थोड़े बहुत भिड़ंत हुई थी, गाली गलौज कह सकते हैं, थोड़ी बहुत टू में जैसी हालत हुई थी। और एक तरफ की देखें तो बांग्लादेशी जो लोग थे वो आकर भारत के बीएसएफ जवानों पर पथराव किया था। तो इन सब के कारण जो अंदरूनी मामला है वो देखा जा सकता है, अब वो नेशनल लेवल पे जा चुका है, जहाँ पर सब कारणों की वजह से जो तनाव है वो हम कह सकते हैं एक तरीके से चरम पर पहुंच गया है। जब से पश्चिम बंगाल से जो है घुसपैठियों का जो ये सफाया शुवेंदु अधिकारी ने शुरू किया, उसके बाद से बॉर्डर पर जो है तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बॉर्डर की फेंसिंग जो है वो शुरू कर दी गई। इस वजह से हम एक तरीके से कह सकते हैं इन सब का जो है मेल मिला के जो है कह सकते हैं कि ये जो तनाव है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। इसमें भारतीय सेना ने शनिवार को कहा कि प्रगति अभ्यास भारत, भूटान, कंबोडिया, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और लाओस के 400 से अधिक सैनिकों को एक साथ लाया गया। सोचिए, यानी ये एक देश नहीं था, 15 देशों के द्वारा। और इसमें जो हिंद महासागर का क्षेत्र के विकास के बदलाव के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी, यानी इसमें सिर्फ भारत और अन्य देशों का फ़ायदा नहीं होता, इसमें बांग्लादेश का भी कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, क्योंकि वो इंडो पैसिफिक का एक बड़ा पार्ट है। हिंद महासागर में उसका मतलब है, रोल है, जिसके कारण ये अभ्यास था। लेकिन बांग्लादेश ने क्या सोच के क्या नहीं भेजा, ये कहा गया कि हमारे पास सेनाओं की कमी थी, जिसके कारण हम मतलब भेज नहीं पाए। उनकी तरफ से ये कहा गया, उनकी तरफ से डायरेक्ट मना नहीं किया गया। बिल्कुल जी। एक तरीके से हमें ये भी एक शब्द बहुत सुनने में आया है, नेबरहुड फर्स्ट का, जो पॉलिसी के तहत बांग्लादेश की जो नई सरकार है वो वहाँ से डील करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी में आपको क्या लगता है कि आप बदलाव करेगी या इन सब चीज़ों का क्या और ज़्यादा असर पड़ सकता है? आपको क्या लगता है कि भारत बांग्लादेश अब एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि अभी बिल्कुल ही
अलग होने की कगार पर है, या फिर ये बस छोटे मोटे मनमुटाव हैं जो कि हर एक पड़ोसी देश में होते रहते हैं और ये इनके सुलझने के जो हैं वो कह सकते हैं कि चांसेस हैं? देखिए, जब से तारिक रहमान आए हैं तब से ऐसा बहुत पॉजिटिव साइंस कुछ दिखे हैं। इससे पहले जब अंतरिम सरकार चल रही थी तो भारत और बांग्लादेश का रिश्ता बहुत ही खराब लेवल पे था। आप देखेंगे तो आईपीएल जो अभी खत्म हुआ, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल का खिताब जीता, उसमें जो बांग्लादेशी प्लेयर थे उनको वो नहीं खेले, एक भी प्लेयर बांग्लादेशी शामिल नहीं था। और जब आप आईपीएल वर्ल्ड कप शुरू हुआ था अंतरिम सरकार के दौरान कि भाई हम भारत में नहीं भेजेंगे, सिक्योरिटी का मामला है, ऐसा है वैसा है, तो ये सब जो तलखी थी, जो रिश्ता था वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका था, जहाँ पे बांग्लादेश की टीम भारत नहीं आई, एक खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेल रहा है तो था। लेकिन जब से तारिक रहमान बने तो ऐसा लग रहा है कि हाँ पॉजिटिव साइन कुछ दिख रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अभी जो बॉर्डर पे क्लैश हुआ थोड़ा बहुत और उसके बाद अभ्यास में नहीं भेजा गया बांग्लादेशियों की जो सेना थी वो नहीं आई, तो इससे ऐसा लग रहा है कि आसार दिख रहा है कि हाँ रिश्ते अभी भी मतलब उस नाजुक मोड़ पे हैं। अभी क्या कह सकते हैं, ये मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ और शायद ये विदेश मामले की मतलब बात है, तो इस पर मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं। लेकिन हाँ बात करें तो अभी भी जो है वो पॉजिटिव नहीं लग रहा है। फिर भी थोड़ी बहुत एक संकेत आ रहे हैं, सकारात्मक संकेत आ रहे हैं कि हाँ अब जाके कुछ एक मतलब भारत बांग्लादेश संबंध सुधर सकते हैं अगर हाँ डिप्लोमेटिक लेवल पे बात हो तो। नंदिनी जी, अब अभिषेक हम अपने अंतिम जो मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। हमारी अंतिम खबर जी बिल्कुल, बंगाल में जो भाजपा जो है वो हमेशा से सुनते आ रहे हैं, पूरी जनता को पता है कि जो भाजपा है वो विकास चाहती है, एक विकसित बंगाल जो है वो चाहते हैं। तो और इस पर जो केंद्र सरकार है वो कह सकते हैं कि आर्थिक पैकेज जो है वो एक देने की अभी यहाँ पर बात हो रही है। क्योंकि देखिए वहाँ पे ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो खुद उस चीज़ को देख रहे हैं। क्योंकि देखिए बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, वेस्ट बंगाल, और उनका सोच है वो है कि हम जिस तरीके से काम कर सकें और खासकर वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे प्रगति कर सकें। तो फिलहाल हमारे इस शो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।